नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धार्थ आज फिर लेकर आया हूं जीएस का दूसरा टॉपिक। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में प्रस्तावना के बारे में बताया था, लेकिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा जो बजट है, चाहे वो केंद्रीय बजट हो और चाहे वो हरियाणा का बजट हो, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट से क्वेश्चन जरूर बनता है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं केंद्रीय और हरियाणा का बजट। हरियाणा के बजट पर हम ज्यादा प्रकाश डालेंगे क्योंकि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के बजट से पूछे जाते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बजट है उससे भी हम इसकी थोड़ी तुलना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारा केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट 2021। बजट जो शब्द है, अगर हम बजट की बात करें तो बजट शब्द बूजट शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? बूजट शब्द से निकला है, और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। (1773) में ब्रिटेन के वित्त मंत्री, जिनका नाम था रॉबर्ट वालपाल ने पहला बजट प्रस्तुत किया था ब्रिटेन में, और उसने चमड़े के थैले में बजट प्रस्तुत किया था। यहीं से ये बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है और यहीं से इसको बजट कहा जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। लॉर्ड कैनिंग का काल था। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे देखें तो 1947 में षणमुखम चेट्टी के द्वारा, किसके द्वारा? षणमुखम चेट्टी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। ये था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट। उसके बाद अगर हम बात करें गणतंत्र भारत की, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन मथाई के द्वारा 1950 में बजट प्रस्तुत किया गया। यहां पर अगर हम बात करें तो जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है, और भारत का जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? बजट प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। निर्मला जो सीतारमण है उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो बजट प्रस्तुत करने का श्रेय है वो मोरारजी देसाई को दिया जाता है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रस्तुत किया। और अगर हम बात करें भारत की पहली वित्त मंत्री, तो भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण कौन है? भारत की पहली वित्त मंत्री हैं। यहां पर अगर हम 2021 के बजट की बात करें तो जो 2021 का बजट है उसको हम ई बजट भी कहते हैं। ई बजट, इलेक्ट्रॉनिक बजट, या इसको हम
डिजिटल बजट भी कहते हैं, डिजिटल बजट भी कहते हैं, या इसको हम तीसरा नाम कहा जाता है इसको पेपरलेस बजट, यानी 3 नाम इसके दिए गए। यहां पर अगर हम थोड़ा सा बात करें केंद्रीय बजट की, तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो 1924 तक, कब तक? 1924 तक रेल बजट और आम बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। जो रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1924 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था ओकवर्थ कमेटी, और ओकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, और आम बजट जो जनरल बजट होता था उसको अलग कर दिया गया। अर्थात रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा और आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे लगातार क्या होता कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाने लगे। उसके बाद 2017 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था विवेक देवराय कमेटी, और विवेक देवराय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दोबारा फिर रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। रेल बजट प्लस आम बजट को क्या कर दिया गया? आपस में उनका मर्जर कर दिया गया, उनका विलय कर दिया गया। अर्थात अब रेल बजट 2017 के बाद रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा सारांश किसका देखा? यहाँ हमने थोड़ा सा सारांश केंद्रीय बजट का देखा कि केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें चालू वर्ष के जो आंकड़े होते हैं, पिछले वर्ष के जो अनुमानित आंकड़े होते हैं और आगामी जो वर्ष है उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। यहां पर जब बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को, तो बजट में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा पर बजट कितना होना चाहिए, स्वास्थ्य पर बजट कितना होना चाहिए, या जेंडर बजट कितना होना चाहिए, महिलाओं पर कितना खर्चा होना चाहिए। ये सब बजट जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है। जेंडर बजट होता है, अगर हम बजट के प्रकार की बात करें तो एक होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट का जो जनक है वो ऑस्ट्रेलिया है, और महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट, महिलाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट क्या कहलाता है? जेंडर बजट कहलाता है। जो बजट महिलाओं को ध्यान में, महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा, महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसको जेंडर बजट कहते हैं। उसके बाद कई ऐसे बजट आते हैं जिसे प्रदर्शन बजट होता है। पिछले वर्ष के आपके जो भी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, निष्पादन अच्छा था, तो आपको फिर उस बजट में ऐड किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बजट से संबंधित जो हमने फैक्ट्स लिखे थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा के एग्जाम की। तो हरियाणा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा का बजट की। हरियाणा का जो बजट आया, किसकी बात करेंगे? हरियाणा का बजट। यह हम बजट का सारांश पढ़ रहे हैं कि फैक्ट देख रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो हरियाणा का जो बजट आया, हरियाणा का जो बजट आया वो कितना आया? 1,55,645 करोड़। कितना आया? 1,55,645 करोड़। यह बजट पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले कितने परसेंट अधिक है? 13% अधिक है। 13% अधिक है।
पिछले वर्ष का जो बजट था उस बजट के मुकाबले और हमारी जीडीपी में इस बजट का कितना योगदान है? 4.07%। हमारी जीडीपी में हरियाणा का बजट का 4.07% क्या है? योगदान है। हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा के बजट की, तो हरियाणा का जो बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था वो 1967 में किया गया था, क्योंकि हरियाणा जो बना वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया हरियाणा का तो वो कब किया गया था? 1967 में। और हरियाणा की पहली जो वित्त मंत्री थी उनका नाम था ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन के द्वारा हरियाणा में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें 2021 का जो बजट आया हरियाणा में, वो हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और ये हरियाणा के क्या हैं? वित्त मंत्री भी हैं। तो इन्होंने पिछली बार भी इन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया था और इस बार भी इन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं। और इन्होंने वित्त जो आपका जो इसमें पैसा खर्च किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 1,55,645 करोड़। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितना पैसा किस मद में खर्च किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एग्रीकल्चर में, तो कृषि में 6,110 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 6,110 करोड़ रुपए किसमें खर्च किए जाएंगे? कृषि सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। यानी अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? कृषि क्षेत्र। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो टोटल जीडीपी है उसमें 17% योगदान किसका है? एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आपका मत्स्य पालन, वन, सब चीज एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है। इसलिए 6,110 करोड़ रुपए कहां खर्च किए जाएंगे? एग्रीकल्चर में खर्च किए जाएंगे। और इसमें पहला ही काम क्या लिख दिया कि 1,000 एटीएम, कौन से? किसान एटीएम लगाए जाएंगे। 1,000 किसान एटीएम लगाए जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम लगाया गया है। अगर हम बात करें गुरुग्राम में तो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में पहला अनाज एटीएम लगाया गया है। पहला अनाज एटीएम लगाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में तो कृषि में यहां पर 80,000 रुपए दुधारू पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो 80,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 80,000 रुपए दुधारू पशु की मृत्यु होने पर दिए जाएंगे। 80,000 रुपए दुधारू पशु की मृत्यु होने पर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो खेती है यानी फलों की खेती, जिसमें आपका आंवला या अन्य फल सिट्रस उत्पादन, उसमें जो अनुदान राशि है वो 16,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? वो 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी। 20,000 कर दी गई। और हरियाणा में अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो 3 मंडी खोली जाएगी। एक पहली मंडी कहां खोली जाएगी? एक मसाला मंडी खोली जाएगी। और मसाला मंडी कहां खोली जाएगी? सोनीपत में। सोनीपत में
एक मसाला मंडी खोली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा सेब मंडी की, तो सेब मंडी कहां बनाई जाएगी? पिंजौर में, पंचकुला पिंजौर में सेब मंडी बनाई जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें पुष्प मंडी की, तो पुष्प मंडी यानी फूल मंडी कहां बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक फूलों की मंडी बनाई जाएगी। और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय बागवानी केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बागवानी केंद्र। और अंतरराष्ट्रीय बागवानी केंद्र कहां बनाया जाएगा? सोनीपत। और सोनीपत में गन्नौर नामक स्थान पर। कहां बनाया जाएगा? सोनीपत में गन्नौर नामक स्थान पर क्या बनाया जाएगा? एक इंटरनेशनल बागवानी केंद्र बनाया जाएगा। और उसमें अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें 1600 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा? नाबार्ड खर्च करेगा। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था शिवरमन समिति। और शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर कई बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1600 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा? नाबार्ड खर्च करेगा। और 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार खर्च करेगी। तो इसका मतलब है कि टोटल जो अंतरराष्ट्रीय बागवानी केंद्र में पैसा लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा? 2400 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो 32 मंडी, कितनी मंडी? 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। 32 मंडियों को ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा। यानी किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं। ये जो पैसा खर्च किया जाएगा वो इन कामों में खर्च किया जाएगा। इसलिए कृषि पर कितने पैसे लगाएंगे? 6110 करोड़ रुपए। आगे हम बात करते हैं, यहां पर जो पैसा खर्च किया जाएगा वो खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। आगे अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का बजट आया है। यानी सबसे पहले हमने कृषि पर बात की तो कृषि का बजट 6110 करोड़ था। और शिक्षा का जो बजट आया वो सबसे ज्यादा 18410 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 18410 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे शिक्षा पर। शिक्षा में किस किस काम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए जाएंगे? पहला, 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा है वो क्या है? निःशुल्क। जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हालांकि जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 21 संविधान का आर्टिकल 21 का फर्स्ट ए, तो उसमें भी लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान। और जब आप पढ़ते हो एक 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार भारतीय संविधान के
मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। वहां पर राज्य किसकी बात कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य को यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे? निःशुल्क शिक्षा दे। लेकिन यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 9 से 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी सरकारी स्कूलों में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मुफ्त में टैबलेट। आराम से क्या कर सकते हो? पबजी खेल सकते हैं, आराम से गाने सुन सकते हैं, आराम से गेम देख सकते हैं। उनके लिए सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है कि उनको टैबलेट दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिजिटल क्लासरूम, जो सरकारी स्कूल है उनके जो क्लासरूम बनाए जाएंगे वो डिजिटल बनाए जाएंगे। यानी जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ पर भी उनके भी क्लासरूम बनाए जाएंगे। और 3 ITI खोली जाएंगी। 3 ITI खोली जाएगी। 3 ITI कौन कौन सी? एक खोली जाएगी सिकरोना फरीदाबाद में, एक खोली जाएगी जीवनपुर सिरसा, और एक खोली जाएगी इंद्री करनाल। ये 3 ITI जो है, भारतीय जो तकनीकी संस्थान है जो कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग देता है, उसके लिए यहाँ पर नई 3 ITI खोली जाएंगी। एक सिकरोना फरीदाबाद, एक जीवनपुर सिरसा और एक इंद्री करनाल में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की, यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं बजट का सारांश। यानी मेन जो हमारे जो टॉपिक हैं उन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और उपयोगी होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जो खर्च किया जाएगा तो वो 7,781 करोड़ रुपए स्वास्थ्य में खर्च किए जाएंगे। यानी हिसार में महाराजा अग्रसेन जो अग्रोहा संस्थान है वहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट, कौन सा? अग्रसेन अग्रोहा में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। हिसार में एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक योजना चली थी 2018 में, मोदी केयर, नमो केयर, या इसका एक नाम और था आयुष्मान योजना, जिसमें बीपीएल परिवार वालों को स्वास्थ्य का लाभ मिलता था। क्या मिलता था? बीपीएल परिवार को स्वास्थ्य का लाभ मिलता था। लेकिन यहां पर इस बजट में साफ तौर पर लिख दिया गया कि 5 लाख तक आय, जिनकी 5 लाख से आय कम है, सभी के लिए क्या कर दी गई? आयुष्मान योजना खोल दी गई। आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिलेगा हरियाणा में? जिनकी आय 5 लाख से कम है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो खेल से संबंधित कुछ बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की।
बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला अगर हम बात करें यहां पर, तो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए, जो भी ओलंपिक में एक बार क्वालिफाई कर लिया, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हुए, तो यहां पर तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के एक लाल ने क्या किया, देश का नाम रोशन कर दिया, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। उन्होंने 87.58 मीटर का क्या फेंका, भाला फेंका, और जिन्होंने जेवलिन थ्रो में क्या किया, जेवलिन थ्रो में उनको स्वर्ण पदक मिला। और स्वर्ण पदक की अगर मैं बात करूं, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को हरियाणा सरकार के द्वारा 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं? 6 करोड़ रुपए। यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक स्वर्ण पदक वालों को कितने, 6 करोड़ रुपए, रजत पदक वालों को 4 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक वालों को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जेवलिन थ्रो में किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। आपने सुनी होंगी वाइट की कविताएं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इसका ओलंपिक में जो भी क्वालिफाई कर लेगा उसको 5 लाख रुपए। उसके बाद पंचकुला में जो खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, चोट राहत पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा पंचकुला में। और पंचकुला में ही जो देवीलाल स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में छोटे छोटे मैदान बनाए जाएंगे, हॉकी के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के। ये छोटे छोटे मैदान कहां पर बनाए जाएंगे? पंचकुला में बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो SYL परियोजना है, जो सतलज लिंक परियोजना है, हरियाणा का जो विवाद है पंजाब के साथ, उस पे भी कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। SYL जो परियोजना है उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 2 हिसार और जो पंचकुला है उसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। हिसार और पंचकुला में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या में कितने % की बढ़ोतरी की जाएगी? 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। अर्थात महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनमें 15% क्या की जाएगी? बढ़ोतरी की जाएगी, अतिरिक्त बढ़ोतरी। और गुरुग्राम में क्या खोला जाएगा? महिला बटालियन खोली जाएगी। क्या खोली जाएगी? महिला बटालियन खोली जाएगी। कहां पर? गुरुग्राम में। यहां पर हम बात कर रहे हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मैंने आपको बताया कि जो सतलज लिंक परियोजना है उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिसार और पंचकुला में को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और महिला पुलिसकर्मी जो है उनमें 15% क्या की जाएगी? बढ़ोतरी की जाएगी। और 124 नई बसें, वैसे तो 800 बस खरीदी जाएंगी, 800 बस नई बस खरीदी जाएंगी। और उसमें 124 जो बसें हैं वो कहां चलाई जाएंगी? NCR में चलाई जाएंगी। NCR में जो हरियाणा के जो जिले लगते हैं
जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये जिले जो एनसीआर में लगते हैं, उसमें नई 124 इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएंगी। कितनी इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएंगी? तो केंद्रीय बजट और हरियाणा बजट में जो आपने सारांश पढ़ा, आगामी जो परीक्षा है, चाहे एचएसएससी की हो, चाहे ग्राम सचिव की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, किसी भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इसी उसके साथ मैं अब यहाँ पर आपको इतना ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।